डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइज साइंस सेंटर। हम लोग आज सैटेलाइट के विषय में पढ़ेंगे, उपग्रह के विषय में पढ़ेंगे। सैटेलाइट या उपग्रह, उपग्रह को अंग्रेजी में सैटेलाइट भी कहते हैं। सैटेलाइट, तो सैटेलाइट्स जो होते हैं उसको जानने के पहले हम ग्रह को समझते हैं, ग्रह के बाद ही उपग्रह समझेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि ग्रह जो है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड को ग्रह कहा जाता है। जैसे पृथ्वी एक ग्रह है, पृथ्वी है, मंगल है, शुक्र है, बृहस्पति है, शनि है, नेपच्यून है, यूरेनस है। आजकल प्लूटो को ग्रह से हटा दिया गया है, लेकिन इस प्रकार से पहले 9 ग्रह माने जाते थे, अभी के समय में 8 ग्रह माने जा रहे हैं। लेकिन ग्रह वे जो भी हैं सभी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाएंगे, उसे ग्रह कहेंगे। ठीक है, अब ग्रह के विषय में तो हम लोग जानते ही हैं। उसके बाद जो ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उसे उपग्रह कहते हैं। जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे चंद्रमा हमारा एकमात्र एकलौता उपग्रह है, पृथ्वी का एकलौता उपग्रह चंद्रमा है। इस तरह से जो उपग्रह होते हैं वो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो उपग्रह क्या है? तो ये है ग्रह के चारों ओर, ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले, चारों ओर परिक्रमा करने वाला आकाशीय पिंड, करने वाला आकाशीय पिंड। ठीक है, अब ये आकाशीय पिंड जो है, ये उपग्रह स्पेशली जो नेचुरल से बने हैं उसको हम लोग प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। जो नेचर में बने हैं, प्रकृति से बना, उसे प्राकृतिक कहते हैं। और जो मनुष्य बनाता है, जो कृत्रिम रूप से बनाया गया, उसे कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। तो हमारे पास उपग्रह 2 प्रकार के होंगे। एक उपग्रह का प्रकार कितने होंगे? 2 प्रकार होंगे। पहला होगा प्राकृतिक, ये समझ में आ रहा होगा, नाम ही प्राकृतिक, तो बनावट में प्राकृतिक होगा। प्राकृतिक उपग्रह में वैसे ही जो नेचुरल है, जैसे चंद्रमा है, गैनीमेड है, डिवोस है, फिबोस है, टाइटन है, इस तरह के जो अलग अलग ग्रहों के अलग अलग उपग्रह हैं जो प्रकृति में अपने आप होते हैं, वो जिस ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाएंगे उसके उपग्रह कहलाएंगे। और ये प्राकृतिक उपग्रह, नेचुरल सैटेलाइट, जैसे एग्जांपल में चंद्रमा हम लिख देते हैं। एग्जांपल में कौन है? चंद्रमा। और एक होता है, दूसरा है कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह, तो कृत्रिम उपग्रह है, इसका नाम कृत्रिम मतलब बनावटी, यानी जो उपग्रह मनुष्य द्वारा निर्मित है, इसको कह सकते हैं मानव द्वारा बनाया गया या मनुष्य निर्मित, मनुष्य ने बनाया, उस उपग्रह को कहेंगे कृत्रिम उपग्रह। तो कृत्रिम उपग्रह में एग्जाम्पल जैसे हम लोग का सैटेलाइट जो छोड़ा जाता है, पीएसएलवी या जीएसएलवी के रूप में जो छोड़ते हैं हम लोग, इनसैट 2A, इनसैट 2B ऐसे पढ़ते हैं हम लोग, मैटसैट, एजुसैट, ऐसे करके भारत द्वारा बहुत सारे उपग्रह छोड़े गए हैं। रोहिणी, आर्यभट्ट, ऐसे उपग्रह आप सुने होंगे। प्रथम उपग्रह के रूप में आर्यभट्ट के रूप में आना था। इस तरह से तो बहुत सारे उपग्रह जो छोड़ा गया है, इन उपग्रहों को कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। तो हमारा कृत्रिम उपग्रह जो है यह भी फिर 2 भाग में बांटा गया है। हम इसी के विषय में आज पढ़ेंगे। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं स्पेशली कृत्रिम उपग्रह के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। आप चंद्रमा वगैरह के विषय में तो आप ज्योग्राफी में पढ़ते ही हैं। हम लोग जो पढ़ने जाएंगे वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट या कृत्रिम उपग्रह के विषय में। तो कृत्रिम उपग्रह का प्रकार हम देखें, ये कृत्रिम उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं। कृत्रिम उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं। पहला है, इसको हम लोग कहते हैं पोलर सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट या ध्रुवीय उपग्रह, ध्रुवीय उपग्रह, इसको पोलर सैटेलाइट भी कहा जाता है। पोलर सैटेलाइट, इसके विषय में समझते हैं। ये ध्रुवीय उपग्रह, नाम है ध्रुवीय उपग्रह, तो ध्रुव से कुछ संबंध रखता होगा, तभी तो ये ध्रुवीय उपग्रह नाम है। ऐसे ध्रुवीय उपग्रह का मतलब ही है, ये ऐसा उपग्रह है
ये ध्रुव से ध्रुव की ओर चक्कर लगाता है। जैसे हमारा जो पृथ्वी है इसका ध्रुव होता है, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव है ना, तो ये जो घूमता है वो ऐसे घूमता है, ऐसे देखिए, उत्तरी ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ये ऐसे रोटेट करते रहेगा उत्तर। तो पोल टू पोल, पोल टू पोल, ध्रुव से ध्रुव तक, ध्रुव से ध्रुव तक, इसलिए उपग्रह का नाम रखा गया ध्रुवीय उपग्रह। ठीक है, तो जो ध्रुवीय उपग्रह जो होते हैं इसके विषय में तो पहला बात ये समझ लीजिए कि ये ध्रुव से ध्रुव की ओर चक्कर लगा के, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे ध्रुवीय उपग्रह। उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, या दक्षिण से उत्तर जैसे लग रहा है, लेकिन मेनली ये होता है उत्तर से दक्षिण। अगर पूछा जाए दिशा कैसे रहेगा तो उत्तर से दक्षिण। तो ये पहला बात है कि इसका जो परिक्रमा होता है ये ध्रुव से ध्रुव तक, या इसका परिक्रमण दिशा होगी, परिक्रमण दिशा। ये आपको कभी कभी पूछता भी है कि परिक्रमण दिशा किधर से किधर होगा, परिक्रमण दिशा किधर से किधर होगा, तो आपको जवाब देना है उत्तर से दक्षिण, या फिर कहा जा सकता है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, दोनों बात एक ही है। ठीक है, और ये दूसरी बात इसके विषय में पूछा जाता है कि इसकी ऊंचाई कितनी होती है, ये कितने ऊंचे पर रहते हैं। तो देखिए जो ध्रुवीय उपग्रह होते हैं ये पृथ्वी से बहुत ज्यादा ऊंचाई पर नहीं रखा जाता है, ये नजदीक रखा जाता है, लेकिन बहुत नजदीक भी नहीं रखते हैं, ध्यान रखिएगा, ये बहुत नजदीक भी नहीं रखते हैं। इसका ऊंचाई करीब करीब नॉर्मल वे में हम लोग 850 से 800 किलोमीटर, 850 से 800 किलोमीटर जो भी रहे, ये एवरेज माना जाता है, इतने पर रखते हैं। लेकिन इसकी ऊंचाई 850 के आगे पीछे भी रख सकते हैं, इसलिए इसका जो रेंज है ऊंचाई का ये 500 किलोमीटर से 8800 किलोमीटर तक, इतने ऊपर नीचे रखते हैं। 500 किलोमीटर से 8800 किलोमीटर तक रखते हैं। ठीक है, ये बात हम दूसरी बात समझ गए। तीसरी बात इस ध्रुवीय उपग्रह के विषय में हम समझेंगे, इसका अगर जो कम से कम जो परिक्रमण काल होगा, परिक्रमण काल किसको कहेंगे, जो ये पृथ्वी का एक बार चक्कर लगाएगा उस काल को हम लोग कहते हैं परिक्रमण काल। तो इसका परिक्रमण काल न्यूनतम जो होता है, कम से कम होता है, वो होता है परिक्रमण काल इसका जो होता है कम से कम वो होता है 84 मिनट, 84 मिनट। अब इससे मैंने जो सबसे नीचे रहेगा, अब उसके बाद ऊपर बढ़ाते जाएंगे तो थोड़ा 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा भी हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग जो होता है कम से कम 84 मिनट होता है। उससे ऊपर हम जितना लेते जाए, 1 घंटा 2 घंटा भी हो सकता है, 3 घंटा हो सकता है, लेकिन ये 84 मिनट, आपको 84 मिनट जवाब ज्यादा पूछा जाता है, परिक्रमण काल होता है ध्रुवीय उपग्रह का, जवाब होगा 84 मिनट। अब इसके बाद आपको ये भी जानना है कि इसको जो छोड़ते हैं, उपग्रह को जो छोड़ते हैं तो पहले कैसे करते हैं, इसको एक निश्चित ऊंचाई पर भेजते हैं और इसको 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड का क्षैतिज स्पीड दे दिया जाता है। तो इसको एक बनाने के लिए विधि है कि खास ऊंचाई पर भेजकर, खास ऊंचाई पर इसे 8 किलोमीटर पर सेकेंड, 8 किलोमीटर पर सेकेंड का क्षैतिज वेग दिया जाता है, का क्षैतिज वेग दे दिया जाता है, क्षैतिज वेग दे दिया जाता है, क्षैतिज वेग दे दिया जाता है। तो ये घूमने लगता है, कहाँ घूमने लगता है, पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगता है। बस यही है हमारा शॉर्ट में इसके विषय में जानना है, जो कृत्रिम उपग्रह का जो पोलर सैटेलाइट है जिसको हम ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं, इसका परिक्रमण काल 84 मिनट हो गया, इसका ऊंचाई करीब 800 किलोमीटर रखते हैं, इसका वहां पर स्पीड 8 किलोमीटर पर सेकेंड दिया जाता है, इसका दिशा जो होता है उत्तर से दक्षिण दिशा में होती है। ठीक है, और यह ध्रुव से ध्रुव की ओर गति करता है, इसके लिए नाम इसका ध्रुवीय उपग्रह है ना। अब इसके बाद आपको पूछा जाए कि इसका उदाहरण क्या होगा, तो ऐसे बहुत से उपग्रह जो होते हैं जो एक 36,000 किलोमीटर से जो नीचे हैं वो सभी इसी में आते हैं, जो 36,000 किलोमीटर से नीचे हैं वो सभी इसी में आते हैं।
और इसीलिए इसके एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं शॉर्ट में, एक एग्जाम्पल में पीएसएलवी ग्रुप के सभी उपग्रह, पीएसएलवी वर्ग के सभी उपग्रह। इसका मतलब ये हुआ, पीएसएलवी शब्द का मतलब हुआ कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से जो भेजे जाते हैं उपग्रह, वो सभी उपग्रह। जैसे यहाँ पर मैटसेट भेजा गया है, एजुसेट भेजा जाता है, ऐसे नाम से भेजे जाते हैं ना। तो छोटे छोटे ये सब 100 किलो का, 200 किलो का, 50 किलोग्राम का ऐसे करके भेजा जाता है और अपने अपने किसी खास काम के लिए भेजा जाता है। तो इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग पर आते हैं। इसका उपयोग क्या है, इसको भेजने से फायदा क्या है? इसका उपयोग ये है कि ये पृथ्वी पर, देखिए पृथ्वी समझने की कोशिश कीजिए। ये पृथ्वी हमारा घूम रहा है पूरब से पश्चिम, सॉरी पश्चिम से पूरब, उल्टा हम बोलते हैं, पश्चिम से पूरब घूम रहा है, पश्चिम से पूरब घूम रहा है, और ये घूम रहा है उत्तर से दक्षिण। तो ये जैसे क्या हो रहा है कि ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, हम इसको ऐसे से घूम रहा है, तो इसका चारों ओर का ये फोटो लेते रहेगा। जैसे ये ऐसे से घूम रहा है, जैसे ये समझ लीजिए ये ऐसे से घूम रहा है, ये ऐसे से घूम रहा है, ऐसे से घूम रहा है, और हम इसके ऐसे से घूम रहे हैं। तो ये इसका इस कोना की फोटो ले लिए, कभी इस कोना की फोटो ले लिए, कभी इस कोना की फोटो ले लिए, यानी चारों पृथ्वी का चारों का फोटो ये लेते रहेगा, क्योंकि ये उत्तर से दक्षिण घूम रहा है कि नहीं। तो चारों, इसलिए इसका पूरा पृथ्वी का जंगल, झाड़, पहाड़, पर्वत, समुद्र, खनिज संपदा, जंगली जानवर, घास पास, नदी नाले आदि का कंप्लीट स्टडी करते रहता है। इसलिए इसका बहुत ज्यादा उपयोग है, खास करके मौसम संबंधी, कहाँ का मौसम कैसा है, जंगल का अध्ययन, मौसम का अध्ययन, है ना, मानचित्र का अध्ययन, पहाड़ों का अध्ययन, नदी का अध्ययन, खनिज संपदा का खोज, ठीक है, खनिज संपदा का खोज विशेष क्या कर सकते हैं, जंगली जानवर, है ना, जंगली जीवों का अध्ययन। इस तरह का हम लोग इसमें बहुत तरह का अलग अलग फोटोग्राफ, है ना, अलग अलग जगह का फोटो लेने के लिए, ये सब कार्यों में हम लोग बहुत सारा इसका खोज करते रहते हैं। यानी विभिन्न कार्य करते हैं, जितना नॉलेज कर लेना है पृथ्वी का, ये इस तरह का नॉलेज हर जगह का फोटो, हर जगह का वीडियो आपको देते रहेगा, और अलग रिसर्च से अलग अलग प्रकार की जानकारी हमको मिलते रहता है। इसका बहुत ज्यादा इस तरह विभिन्न प्रकार के स्टडी में इसका हम लोग करते हैं, विभिन्न प्रकार के शोध करने में, खोज करने में, आविष्कार करने में पोलर सैटेलाइट का और लॉन्च, इसका पोलर सैटेलाइट ध्रुवीय उपग्रह का उपयोग किया जाता है। और इसके बाद एक दूसरा तरह का उपग्रह है, उसका विशेष तरह का आपको जानकारी रखना है। इसको हम लोग कहते हैं भू स्थिर उपग्रह। भू स्थिर उपग्रह, नाम ही है भू स्थिर, मतलब भूमि से स्थिर दिखाई देने वाला उपग्रह का नाम होता है भू स्थिर उपग्रह। इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। स्टेशनरी मतलब स्थिर, और सैटेलाइट तो समझ रहे हैं। तो ये जियो में जमीन से स्थिर दिखाई देने वाला सैटेलाइट को हम लोग कहते हैं भू स्थिर उपग्रह। और जो भू स्थिर उपग्रह होते हैं वो निश्चित रूप से नाम के अनुसार ही आपको एक जगह पर एक स्थिर दिखाई देता है, एक जगह पर एकदम खड़ा दिखाई देगा। यदि आप दिल्ली में इसको सेटअप कर दिए तो दिल्ली में ये हमेशा स्थिर रहेगा, जब तक रहेगा तब तक दिल्ली में ही खड़ा दिखाई देगा। चेन्नई में सेट कर दिया जाए, चेन्नई में स्थिर रहेगा। इसको हम कलकत्ता में सेट कर दें, कलकत्ता में स्थिर रहेगा। यानी अलग अलग शहरों में जहां हमको जरूरत है वहां हम रख देते हैं इस उपग्रह को, और हमेशा वहां से ये हमारा काम करते रहेगा, वही एक ही जगह पर रहेगा। अब क्या भाई, क्या ये घूमेगा नहीं? क्या अगर घूमेगा नहीं तो रह ही नहीं पाएगा, क्योंकि जानते हैं कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसे खींच लेगा। इसलिए यहाँ पर अभिकेंद्र बल बराबर अपकेंद्र बल का फॉर्मूला काम करता है, ठीक है। किसका? उपग्रह पर। उपग्रह जो है एक पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बंधा रहता है, जो अभिकेंद्र बल के रूप में कार्य करता है। और जब ये घूमता है चारों ओर तो उस पर एक बाहर की ओर बल कार्य करता है, जो अभिकेंद्र बल के बराबर और विपरीत दिशा में होती है, उसको अपकेंद्र बल कहते हैं। मतलब एक सेंट्रीपिटल फोर्स
टुवार्ड्स द अर्थ एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवार्ड्स द अर्थ, मतलब अपोजिट है ना, अपोजिट टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब भूस्थिर उपग्रह पर या कोई भी उपग्रह पर जितना बल अभिकेंद्र बल होगा उतना ही बल अपकेंद्र बल होगा, इसलिए दोनों बल बराबर हो जाते हैं, इसलिए वो एक जगह पर स्थिर घूमते रहता है, एक जगह पर स्थिर घूमते रहता है। बस यही कारण है कि वो अपना जगह पर घूमते रहता है। तो अगर ये स्थिर रहेगा तो रह ही नहीं पाएगा, इसको धरती अपने पास खींच लेगा, इसलिए इसको घूमते रहना है। लेकिन इतना इसका इस तरह से घूमने का सिस्टम बना दिया गया है कि इसका परिक्रमण काल मात्र ऐसा, इसी में जादू कर दिया गया है, इसी में जादू है, एक जादू। कैसा जादू? परिक्रमण काल 24 घंटा कर दिया गया है, 24 घंटा बना दिया जाता है, 24 घंटा होता है। अब 24 घंटा कर दिया गया तो इससे फायदा क्या है कि हमारा पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी जो है, पृथ्वी का घूर्णन काल भी 24 घंटा होता है, और जैसे ये घूर्णन काल है वैसे ही इसका परिक्रमण काल भी 24 घंटा कर दिया जाए तो क्या होता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटा में एक बार घूमती है, परिक्रमण घूर्णन करती है, और ये उसी दिशा में पश्चिम से पूरब में जैसे ये घूम रहा है वैसे ही पश्चिम से पूरब में ये भी घूमेगा 24 घंटा में। तो जिस पॉइंट पर ये घूमता है उसी पॉइंट पर ये साथ साथ घूमते रहता है, इसीलिए हमेशा ये स्थिर दिखाई देता है। जहां जहां ये जाएगा वहां ये भी जाएगा, जहां जहां ये जाएगा वहां ये भी जाएगा, इसलिए हमेशा स्थिर दिखाई देता है। क्योंकि इसका घूर्णन काल और इसका परिक्रमण काल दोनों का बराबर है, इसलिए हमेशा एक जगह पर ही दोनों स्थिर दिखाई देते हैं। आप यहाँ पर हैं और इसका मान ये वाला पॉइंट है, दोनों का, ये दोनों कलम का मानकर चले, ये आगे वाला भाग, इसका आगे वाला भाग अगर है तो ये ऐसे घूम रहा है तो ये ऐसे घूम रहा है, तो ये हमेशा साथ साथ रहेगा, सामने आ गया तो फिर सामने आ जाएगा, इसलिए हमेशा स्थिर दिखाई देता है। तो परिक्रमण काल 24 घंटा होने से ये स्थिर मालूम पड़ता है, स्थिर मालूम होता है। बस यही कारण है, इसको कहते हैं घुसरा। इसकी ऊंचाई, ये पहला पॉइंट था, ऊंचाई कितना होता है? तो ऊंचाई इसकी है, ये याद रखना है कितना है, स्पेशली ऊंचाई 36,000 किलोमीटर, ये शब्द भी याद रखना, 36,000 किलोमीटर। ये देखिए 36,000 किलोमीटर एक एवरेज दिया गया, एग्जैक्टली कहीं आपको चॉइस में देते तो 35,830 किलोमीटर भी दिया जा सकता है, एग्जैक्ट जवाब ये है। लेकिन आपको ज्यादातर आंसर में 36,000 किलोमीटर रहता है, इसलिए 35,830 कहीं अगर मिल जाए तो आपको ये भी रखना, मतलब थोड़ा सा कम, ठीक है। ये ऊंचाई हो गया। इसका दिशा पूछा जाए कि कैसे घूमता है, तो जैसे पृथ्वी घूर्णन करता है जिस दिशा में, उसी दिशा में इसका परिक्रमण दिशा होगी। तो इसका दिशा होगा किधर से? तो पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब, बस इसका ये दिशा होगा, बस है ना। अब यही जवाब हो गया इसका। बस इतना समझ लीजिए कि इसका ऊंचाई रहेगा 36,000 किलोमीटर, ये 24 घंटा परिक्रमण काल रखता है, पश्चिम से पूरब घूमता है और भूमि से स्थिर दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम है भूस्थिर उपग्रह। इसका उपनाम, दूसरा उपग्रह भी इसको कहते हैं, इसको संचार उपग्रह, इसको संचार उपग्रह के नाम से भी जाना जाता है, संचार उपग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं संचार उपग्रह कहने के पीछे राज यह है कि स्पेशली इसका उपयोग ही संचार क्षेत्र में करते हैं, इसका उपयोग ही हम करते हैं संचार क्षेत्रों में, इसीलिए हमें संचार उपग्रह इसे कहा जाता है। संचार उपग्रह कहते हैं इसका, क्योंकि इसका उपयोग देखिए, एग्जाम्पल पहले देखते हैं, इसका एग्जाम्पल बहुत सारा है। भारत में इनसेट नाम के उपग्रह बनाना शुरू हुआ था, श्रृंखला, इनसेट श्रृंखला चली थी, है ना, आज भी चल रही है। और इनसेट श्रृंखला जो है, इनसेट 2A, इनसेट 2B, ऐसे करके 3A, 3B, 4A, 4B, CD, E करके चला है। तो ये इनसेट करके जो भी बना वो सभी के सभी जो भी एग्जाम्पल हैं 4A, 4B सब चले, ये सभी जो है हमारे, ये सभी इनसेट श्रृंखला में जो भी उपग्रह थे, इनसेट श्रृंखला के सभी उपग्रह भूस्थिर उपग्रह है। और इन उपग्रह का उपयोग क्या है, ये बड़ी बात है आपका। तो देखिए ये उपग्रह हमारे लिए क्या काम करता है, समझिए। ये एक जगह पर स्थिर रहता है
और वहां पर हमारे संचार काम में बड़ा मदद करता है, संचार के क्षेत्र में। जैसे हम कोई भी सिग्नल एक निश्चित जगह पर, एक उपग्रह है और दिल्ली में है, दिल्ली से हम यहाँ पर एक रेडियो स्टेशन बनाए और इसको भेज दिए, तो ये बहुत 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। इसके बाद ये प्राप्त करके सिग्नल्स को प्राप्त करता है, और सिग्नल्स को प्राप्त करके इसके पास मशीन लगे होते हैं, इसको एम्पलीफाई कर देता है, एम्पलीफिकेशन करता है। किसका एम्पलीफिकेशन माने इसकी आवर्धन कर देता है, इसके सिग्नल्स क्या है, जो एम्पलीट्यूड है उसको बढ़ा देता है। और ये आवर्धन करने के, जो एम्पलीफिकेशन करके फिर ये क्या करते हैं, ये परावर्तित करता है, मैंने ये नीचे फिर भेजता है, इसको वापस परावर्तित कर देता है। और ये जो हमारे इधर धरती पर जो बड़े बड़े जो स्टेशन रहेंगे, छोटे बड़े स्टेशन में भेजा, और जो छोटे छोटे जो केंद्र रहेंगे, सेंटर रहेंगे, वो इसको रिसीव करता है, और रिसीव करके फिर ये निश्चित अपने आवृत्ति को चेंज करके आसपास के एरिया में भेजता है। और आसपास के टीवी या मोबाइल या रेडियो जो भी है वो इसको पकड़ते हैं और काम करने लगते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप BBC लंदन सुनते हैं, लंदन से छोड़ा जा रहा है कार्यक्रम, आप इंडिया में सुन लेते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका सुनते हैं, अमेरिका से छोड़ा जा रहा है, यहाँ सुनते हैं। आपका कोई भी अमेरिका में चैनल चल रहा है, इंडिया में देखते हैं। आप लंदन से बात करते हैं तो इंडिया में बात हो जाती है, बॉम्बे से बात करते हैं तो कलकत्ता में बात हो जाती है। यानी ऐसे जो संभव है ये इन उपग्रह के चलते होता है, भूस्थिर उपग्रह के चलते होता है। तो ये उपग्रह जो होते हैं, इसीलिए ये टोटल काम जो करता है, इसका उपयोग ही है संचार क्षेत्र में, इसका उपयोग है संचार क्षेत्र में, संचार क्षेत्र में। और संचार क्षेत्र में मतलब इसमें दूरदर्शन में, रेडियो में, दूरभाष यानी टेलीफोन में। इसके बाद टेलीमेडिसिन, टेलीमेडिसिन मतलब आप डॉक्टर साहब हैं अमेरिका में और आपको इलाज यहाँ दे देंगे, ठीक है, यहाँ वहां से बताएंगे, यहाँ का ऑपरेशन कर देंगे वहीं से, इसको टेलीमेडिसिन। टेली एजुकेशन, टेली आप दूर से बैठे बैठे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आप यहाँ क्लास ले सकते हैं, ठीक है, ये टेली एजुकेशन कर सकते हैं इसको, टेली एजुकेशन, एजुकेशन यानी ऐसे कार्य में इसका उपयोग होता है। इसीलिए इसे कहा जाता है संचार, संचार उपग्रह भी कहते हैं। ये सब इसके विशेषता हो गए। अब ये हम लोग जान गए तो थोड़ा सा और आगे जान लेते हैं। उपग्रह जो होता है, इसके उपग्रह के अंदर जो है स्पेशली देखिए भारहीनता की स्थिति होती है। यहाँ पर इसका जी का मान 0 होता है। तो कृत्रिम उपग्रह में आ रखेगा, कृत्रिम उपग्रह में, कृत्रिम उपग्रह में जी बराबर 0, इसलिए भार बराबर 0, इसलिए भारहीनता होती है, अर्थात भारहीनता होती है, भारहीनता होती है। ये शब्द हम बता रहे हैं कि जैसे आप पढ़े होंगे कि विशालकाय पिंडों के लिए गुरुत्वाकर्षण बल मायने रखता है, लेकिन जो हमारा कृत्रिम उपग्रह है वो विशालकाय पिंड नहीं होता है। 5,000 किलोग्राम, 2,000 किलोग्राम, 3,000 किलोग्राम नहीं रहता है ना, कभी कभी तो 100 किलोग्राम भी रहता है। तो ऐसे उपग्रह में कोई 5,000, 10,000, 1,000 का कोई मतलब नहीं। जब तक कि हमारा यहाँ करोड़ों किलोग्राम का कोई वजन नहीं होगा तब तक इसका गुरुत्वाकर्षण बल इसमें पैदा नहीं हो सकता है। इसीलिए ऐसे उपग्रह के अंदर कोई आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता। लेकिन प्राकृतिक उपग्रह जैसे चंद्रमा है तो विशालकाय खगोलीय पिंड है, वहां पर जी 0 नहीं होगा। आपको पता है ना, चंद्रमा पर पृथ्वी का 1/6 भाग, जो पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका 1/6 भाग होता है। एक चीज और समझिए, तो यहाँ पर जो जी 0 होगा कृत्रिम उपग्रह में, क्योंकि भार नहीं है, सॉरी द्रव्यमान बहुत कम है, इसलिए जी 0 होगा। तो जी 0 होगा तो वहां कोई वस्तु होगा तो उसका भार भी 0 होगा। कुछ उसके अंदर कोई वस्तु रखे तो भार भी 0 होगा। और अगर वहां आप खड़े हैं उसके अंदर कृत्रिम उपग्रह में तो आपका भार 0 होगा, इसलिए आपको महसूस होगा वेटलेसनेस, आपको हल्कापन महसूस होगा, आपको लगेगा ही नहीं कि मेरा कोई वजन है। या ऐसी स्थिति कहते हैं भारहीनता, इसको कहते हैं वेटलेसनेस, भारहीनता। तो भारहीनता का कारण है क्योंकि वहां पर कोई आप दबाएंगे नहीं, आपका भार नहीं है तो आप सतह पर दाब नहीं दे पाएंगे।
आपको आकर्षित नहीं करेगा। जब दबाएंगे नहीं तो जब अब एक बल आप नहीं लगाएंगे क्रिया बल, तब तक प्रतिक्रिया बल नहीं लगेगा, इसलिए आपको भार पता नहीं चलेगा। तो क्रिया बल नहीं लगने से प्रतिक्रिया बल नहीं मिलता, इसलिए भारहीनता का हमारी स्थिति वहां पर पता चलता है कृत्रिम उपग्रह पर। ठीक है, तो वहां पर लेकिन कृत्रिम उपग्रह पर चंद्रमा, गैनीमेड या फिर और भी प्राकृतिक उपग्रह जो है, प्राकृतिक उपग्रह पर ऐसा स्थिति नहीं है। प्राकृतिक उपग्रह पर जी का मान कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि जिसे भारहीनता की स्थिति पाई जाती है हमारे कृत्रिम उपग्रह पर। भारहीनता का मतलब कि वहां पर भार बिल्कुल नहीं है। जो अंतरिक्ष यात्री कृत्रिम उपग्रह पर रहते हैं उसे एक विशेष ट्रेनिंग दिया जाता है, और उसमें एक चीज और जानना है, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि कृत्रिम उपग्रह पर जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, अपना पानी कैसे पीते हैं। तो विशेष ट्यूब से उसे चूस कर पीना पड़ता है। वो जैसे हम लोग गिलास लिए गट 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 गिरा दिए, ऐसे करके वहां पिएंगे तो आप करते रहेंगे, पानी सब उड़ जाएगा बाहर, क्योंकि पानी बाहर उड़ेगा वो भी उपग्रह की तरह दौड़ने लगेगा, घूमने लगेगा। इसलिए वो ऐसे करके नीचे गिरेगा नहीं। क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि भार है ही नहीं, इसलिए भार नहीं है तो नीचे गिरने की बात ही नहीं है ना। इसलिए भार नहीं है तो नहीं गिरेगा। इसलिए वहां पर विशेष ट्यूब से सक करके चूस करके भोजन को, पानी को पीना पड़ता है। गिलास से पीना मुश्किल होता है। दूसरा बात है, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि मान लीजिए कि उपग्रह के अंदर कोई व्यक्ति आपको, आप भी हैं और एक व्यक्ति आप भी हैं, आप इंडियन हैं, एक ब्रिटेन का है, भाषा समझ में आया, कभी लड़ाई झगड़ा हो गया, एक आदमी धक्का मारता आपको बाहर गिरा दिया। आज आप थोड़ा इंडियन ज्यादा लोग थोड़ा मजबूत होते हैं, कहीं आप ही ब्रिटेन वाले को नीचे गिरा दिए, तो कुछ भी हो सकता है, आप गिरा देते वो गिरा दे, तो क्या होगा भाई? वो सीधे नीचे इंग्लैंड में गिरेगा और आप सीधे इंडिया में गिरेंगे क्या? ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। क्या होगा कि अगर बाहर धक्का बाहर में गिरे तो वो क्या है कि जैसे ये घूम रहा था तो आप किसके अंदर थे? जड़त्व के कारण, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन का फर्स्ट लॉ के आधार पर सोचिए कि जड़त्व के कारण आप भी एक उपग्रह की तरह ही गति में थे। उपग्रह जिस तरह गति में था सर्कुलर मोशन में, वैसे आप भी गति में थे और वहां पर कोई बल नहीं काम कर रहा है। तो जब कोई बल नहीं, आप जैसे ही गिरेंगे तो आप भी एक उपग्रह की भांति ही उसी कक्षा में, उसी वेग से, कक्षीय वेग से उसी कक्षा उपग्रह के साथ 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 घूमते रहेंगे। कभी धरती पर नहीं आ पाएंगे, ना भारत में आ पाएंगे ना इंग्लैंड में जा पाएंगे। ठीक है, यानी वैसे ही उपग्रह की भांति आप भी उपग्रह की तरह घूमने लगेंगे, उसी कक्षा से, उसी कक्षीय वेग से घूमता रहेगा। वैसे कभी पूछा जाए एक पत्थर को उपग्रह से नीचे फेंका जाता है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। उपग्रह की तरह वह भी पत्थर उपग्रह की भांति चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में घूमने लगेगा। और किस कक्षा में घूमने लगेगा? तो वही कक्षा में जिस कक्षा में उपग्रह घूम रहा था। ठीक है, चलिए एक चीज और समझ लिया जाए कि यदि पृथ्वी के खास ऊंचाई पर, पृथ्वी के निश्चित मान ले चलते 800 किलोमीटर पर, मानते हैं कि 800 किलोमीटर पर दो उपग्रह को हम लोग भेजते हैं। एक का वजन 500 किलोग्राम है और दूसरा का वजन 1000 किलोग्राम। दो उपग्रह भेज दिए और दोनों को एक ही ऊंचाई पर भेजे। पृथ्वी है, एक ही ऊंचाई पर भेजे, यहाँ पर है ना, यहाँ पर है दो भेजे, एक इसको भेजे और इसी पर एक और भेजे। दो है 500 और एक 1000 का। आपसे पूछा जाए कि दोनों घूमना शुरू कर रहे हैं तो बताइए एक ही जगह पर, तो ये बताया जाए कि आप दोनों एक ही कक्षा पर घूम रहे हैं तो दोनों का जो वेग होगा, कक्षीय वेग, वो क्या कम और ज्यादा होगा कि एक ही होगा कि क्या होगा? तो ये चीज ध्यान रखेगा, जो कक्षीय वेग होता है वो कक्षीय वेग जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी के द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान और इसका त्रिज्या पर निर्भर करता है और इसकी ऊंचाई पर निर्भर करता है। इसकी ऊंचाई पर, तो ऊंचाई और इसकी ऊंचाई पर, ये तीन चीज पर निर्भर करता है। मतलब कितना ऊंचाई है इस पर निर्भर करेगा, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, पृथ्वी है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना उस पर निर्भर करेगा और पृथ्वी का त्रिज्या कितना है इस पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो ये बस इसी पर निर्भर करता है और इसकी ऊंचाई पर, ये सतह से कितना ऊंचा उस पर है। तो दोनों की ऊंचाई अगर बराबर है तो दोनों चाहे कितना भी वजन रखे, कम या ज्यादा, उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों का वेग एक ही होगा, दोनों समान वेग से घूमतेंगे और दोनों एक ही समय में कंप्लीट हो जाएंगे। यानी हमारे पास जो दोनों ग्रह जो होते हैं, दोनों उपग्रह जो होते हैं, वो उसका द्रव्यमान कम या ज्यादा हो, आकार चौड़ा या चपटा हो, आकृति किसी भी प्रकार का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा
केवल पृथ्वी का द्रव्यमान, केवल पृथ्वी की त्रिज्या और उस पृथ्वी से इसकी ऊंचाई पर फर्क पड़ता है, बाकी किसी पर नहीं फर्क पड़ता है। इसलिए ये हमेशा एक ही चीज पर निर्भर करता है और वो हमारा ऊंचाई पर। दोनों की ऊंचाई 800 किलोमीटर था, इसलिए दोनों का वेग एक होगा और दोनों एक ही परिक्रमण काल रखेंगे, ये इसका जवाब होगा। तो ये ऐसा होता है, एक फार्मूला है, ऐसी जरूरत नहीं आपको। ये होता है Gm/r+h, ये होता है फार्मूला। इस फार्मूले पर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो आपको उस फार्मूले का कैलकुलेशन से मतलब ज्यादा नहीं है, आपको पूछा जाता है कि इस तरीके से हम लोग कुछ नहीं करते, हम लोग केवल ये करते हैं कि अगर हमें पता करना है तो ये ऊंचाई जानेंगे और ऊंचाई के आधार पर हम पता कर सकते हैं कि कौन ऊपर में है और कौन नीचे में। अगर बात चलिए, अगर एक और प्रश्न इसी समझ आ जाए कि अगर कोई ऊपर में है और कोई नीचे में है, तो पहले बताइए कि किसका अधिक होगा और किसका कम होगा वेग। जैसे एक पृथ्वी के एक सामने है और एक ऊपर में है, एक यहाँ से घूम रहा है और एक यहाँ से घूम रहा है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसका वेग अधिक होगा कि इसका वेग अधिक होगा। तो इसके जवाब में आप दीजिएगा, जैसे सबसे पहले समझिए कि जो जितना नजदीक रहेगा उस पर ज्यादा आकर्षण बल पड़ेगा और ज्यादा आकर्षण, और जो जितना दूर रहेगा उस पर कम आकर्षण बल पड़ेगा। पृथ्वी का आकर्षण बल जो होता है, तो जो नजदीक आकर्षण बल है तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा हो गया, अभिकेंद्र बल ज्यादा हो गया। अभिकेंद्र बल ज्यादा हो गया, इसलिए अपकेंद्र बल भी ज्यादा रखना पड़ेगा और अभिकेंद्र बल ज्यादा रखने के लिए इसको तेज घूमना पड़ेगा। तेज घूमेगा, जानते हैं ना, F बराबर mv²/r, ठीक है, mv²/r। आप यार लिखते, ये फॉर्मूला आप लोगों ने सेंट्रीपिटल और सेंट्रीपिटल, तो यहाँ पर v² ज्यादा रहेगा तो F बढ़ा देगा, है ना। वेग ज्यादा रहने से F बढ़ेगा, इसका वेग बढ़ना चाहिए, इसका वेग अधिक रहना चाहिए, तब ये इसका टेंशन, आकर्षण बल जितना अधिक उतना सेंट्रीपिटल फोर्स अधिक, उतना अभिकेंद्र बल अधिक, और अभिकेंद्र बल अधिक तो उतना तेज घूम करके अपकेंद्र बल भी अधिक करना पड़ेगा, तब ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन इसका अब इस पर बात करते हैं हम। इसका ये ऊपर में है तो अभिकेंद्र बल भी कम, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर है, अभिकेंद्र बल कम, इसलिए इस पर अपकेंद्र बल भी कम लगाना है, इसलिए इसको धीरे धीरे घूमना चाहिए, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि जितना बल लग रहा है उतना ही अपकेंद्र बल लगाना, इसलिए इसका वेग कम होगा। इसलिए जो नीचे वाला होता है, जैसे आपको हम बता रहे थे, जो हम बोले थे ध्रुवीय उपग्रह तो करीब 8 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से घुमाते हैं, जबकि भूस्थिर उपग्रह करीब 3 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से घूमता है। ठीक है, दोनों का अंतर देखिए, ये 8 किलोमीटर पर सेकंड घूमता है, वो मात्र 3 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से घूमता है। तो इसलिए ये दोनों का ऊंचाई के आधार पर जितना ऊपर जो जाएंगे उतना उसका स्पीड घटते जाएगा, इसलिए उसका परिक्रमण काल 24 घंटा होता है, इसका परिक्रमण काल 84 मिनट होता है ना। ये सब इसकी डिफरेंस है, आप इसको समझ गएंगे। तो हम लोग भूस्थिर उपग्रह और ध्रुवीय उपग्रह के विषय में इतना ही जानेंगे और इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं, और हम लोग इसके विषय में जो समझे हैं, इसके कुछ क्वेश्चन वगैरह हैं, हम लोग स्पेशली शॉर्ट में हम लोग इसको समझ गए, और लास्ट में हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको गुरुत्वाकर्षण से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नोत्तरी करवा देंगे। आप लोग को वीडियो देखते रहिए, और जो भी कमेंट्स हो, जो भी दिक्कत हो, उसको कमेंट्स में डालिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू।